प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल चित्रकला के अंतर्गत 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे और इनको हल कर लेने के पश्चात आपको अन्य किसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न की आवश्यकता नहीं होगी। 100% प्रश्न आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में यही देखने को मिलेंगे। इसलिए ध्यान देकर इन प्रश्नों को समझेंगे और याद कर लेंगे ताकि 2025 में जो खंड आ में 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जिनका उत्तर OMR पत्रक पर देना होता है, तो उनको करने में कोई कठिनाई ना हो और आप 20 में 20 प्रश्न बड़ी आसानी से हल कर सकें। तो उन प्रश्नों को हल करने से पूर्व हम उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो फिर याद रखना काफ़ी आसान होगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, क्योंकि देखते हैं वहाँ पर रंगों पर आधारित प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। रंगों के बाद फिर पेंसिल पर आधारित होते हैं, ब्रश पर आधारित होते हैं। इन सभी को हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके बाद सीधे प्रश्नों में आएंगे। सबसे पहले यदि हम रंगों का वर्गीकरण की बात करें तो रंगों को प्रमुख रूप से 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो यदि यहाँ पर आप देखें तो रंगों के वर्गीकरण के अंतर्गत पहला, रंगों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग के रूप में विभाजित किया गया है। दूसरा, गर्म और ठंडे रंग के रूप में, और तीसरा, उदासीन रंग के रूप में। तो इस प्रकार से ये रंगों का वर्गीकरण है। अब हम प्राथमिक रंग को ही मूल रंग कहते हैं। तो प्राथमिक या मूल रंग समझेंगे तो वे रंग जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते, उन्हें प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं। मतलब ऐसे रंग जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं। ध्यान देंगे, प्रश्न में पूछता है प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है, तो यहां से आपका एक आंसर मिल जाता है। याद रखेंगे, प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होती है। और फिर पूछता है प्राथमिक रंगों के नाम बताइए, तो 3 प्राथमिक रंग जिसमें लाल, नीला और पीला है। तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ऑप्शन में अक्सर दे देता है कि 3 अन्य रंग दे दिया, एक मूल रंग दे दिया, और पूछता है बताइए इसमें कौन सा मूल रंग है या प्राथमिक रंग है। इस प्रकार से ये प्राथमिक या मूल रंग की संक्षिप्त जानकारी है। इसके बाद हम द्वितीयक रंग को समझेंगे। देख रहे हैं, द्वितीयक रंग 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बने रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं। अर्थात 2 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिला लेने से द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। फिर इसमें एक प्रश्न बनता है, द्वितीयक रंगों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखेंगे, द्वितीयक रंगों की संख्या 3 होती है और उन रंगों के नाम बैगनी, हरा और नारंगी हैं। द्वितीयक रंगों की संख्या 3 है और उनके नाम बैगनी, हरा और नारंगी हैं। तो द्वितीयक रंग 2 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में लेकर मिलाने से द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। आप देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से हम प्राथमिक और द्वितीयक रंग को समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लाल रंग, ये लाल रंग हमारा प्राथमिक रंग कहलाता है। तो ये लाल प्राथमिक है। इसके बाद फिर देख रहे हैं नीला, ये नीला भी प्राथमिक रंग है, पीला भी प्राथमिक रंग है। तो वैज्ञानिक रंग चार्ट के अनुसार लाल, नीला और पीला ये 3 प्राथमिक रंग हैं। फिर देख रहे हैं यहाँ पर लाल और नीला, इन दोनों के संयोजन से इस बैगनी रंग का निर्माण होता है। तो ये बैगनी रंग द्वितीयक रंग है। ये जो बैगनी रंग दिखाया गया है ये सेकेंडरी कलर है। इसके बाद देख रहे हैं नीला और पीला के संयोजन से इन दोनों का योग करेंगे तो फिर देख रहे हैं इस हरे रंग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये हरा रंग द्वितीयक रंग है, सेकेंडरी कलर है। इसी प्रकार देख रहे हैं पीले और लाल रंग के संयोजन से इन दोनों को समान मात्रा में मिलाएंगे तो देख रहे हैं ऑरेंज, नारंगी रंग का निर्माण होता है। तो ये नारंगी रंग हमारा द्वितीयक रंग है, सेकेंडरी कलर है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पर प्राथमिक रंगों में, प्राथमिक रंग के अंतर्गत देख रहे हैं लाल रंग, नीला रंग और पीला रंग, ये 3 प्राथमिक रंग हैं। फिर दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से
देख रहे हैं 3 द्वितीयक रंगों का निर्माण होता है, जिसमें लाल नीला मिलाएंगे बैगनी का निर्माण होगा। फिर नीला और पीला को मिलाने से हरे रंग का निर्माण होता है, और पीले और लाल को मिला देने से देख रहे हैं नारंगी रंग का निर्माण होता है। तो ये 3 प्राथमिक हैं, और 2-2 रंगों को मिलाने से देख रहे हैं 3 द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका प्राथमिक रंग आपने क्लियर कर लिया, द्वितीयक रंग 3 है, कौन कौन से हैं वो भी क्लियर हो गया, बैगनी, हरा और नारंगी, ये 3 द्वितीयक रंग हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि अगर पूछता है कि लाल रंग का विरोधी रंग बताइए, तो लाल रंग का विरोधी रंग देख रहे हैं जो एक दूसरे के सामने है, लाल के सामने देख रहे हैं हरा है, तो लाल का विरोधी हरा होगा। इसके बाद नीले के सम्मुख नारंगी है, तो नीले रंग का विरोधी नारंगी रंग होगा। और पीले के सम्मुख देख रहे हैं बैगनी है, तो पीले रंग का विरोधी रंग बैगनी रंग होगा। फिर यहीं से प्रश्न बनता है कि लाल और नीला रंग को मिलाने से किस रंग का निर्माण होता है, तो देख रहे हैं लाल और नीले रंग को मिला देने से इस बैगनी रंग का निर्माण होता है। फिर प्रश्न बनता है नीला और पीले को मिलाने से कौन से रंग का निर्माण होता है, तो देख रहे हैं नीले और पीले को मिलाने से हरे रंग का निर्माण होता है। और यदि कहता है हरा रंग किन 2 रंगों को मिलाने से बनता है, तो देख रहे हैं ये इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा, नीला और पीले को मिलाने से हरे रंग का निर्माण होता है। इसी प्रकार पीले और लाल को मिलाने से किस रंग का निर्माण होता है, तो पीले और लाल को मिलाने से नारंगी रंग का निर्माण होता है। अथवा इसी को इस प्रकार पूछता है नारंगी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है, तो नारंगी रंग पीले और लाल इन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। तो देख रहे हैं इस डायग्राम के माध्यम से हमारे 5 से 6 प्रश्न बनते हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं, देख रहे हैं तृतीयक रंग को यदि जाने तो एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंगों के मिश्रण से बने रंग को तृतीयक रंग कहते हैं। आप एक प्राथमिक रंग उठाएंगे और समान मात्रा में एक कोई द्वितीयक रंग लेंगे, तो इन दोनों रंगों के मिश्रण से तृतीयक रंग का निर्माण होता है। फिर प्रश्न पूछता है तृतीयक रंगों की संख्या कितनी है, तो तृतीयक रंगों की संख्या 6 होती है। देख रहे हैं जैसे लाल और बैगनी को मिलाने से लाल बैगनी का निर्माण होता है, नीला बैगनी मिलाएंगे नीला बैगनी बन जाएगा, नीला हरा मिलाएंगे तो नीले हरे का निर्माण होगा, पीला हरा मिलाएंगे तो पीला हरा बन जाएगा, पीला प्लस नारंगी मिलकर के पीला नारंगी बनाएंगे, और लाल प्लस नारंगी लाल नारंगी का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से ये 3 6 देख रहे हैं 3 + 3 तृतीयक रंग हैं। इसके बाद फिर हम गर्म रंग के बारे में जानेंगे। तो देख रहे हैं गर्म रंग लाल नारंगी और पीला ये हमारा गर्म रंग के अंतर्गत आते हैं। इनमें अग्नि सूर्य तत्व होता है और इनसे गर्माहट की अनुभूति होती है। तो गर्म रंग कौन से हैं, ये प्रश्न काफी पूछा जाता है। तो प्रमुख रूप से यदि आपको विकल्प में लाल मिल जाता है तो समझिए कि लाल रंग गर्म रंग होता है। नारंगी पीला भी है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको लाल मिलता है तो लाल को हमको वरीयता देना है। और फिर ऐसा प्रश्न भी बनता है कि लाल रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव देता है, तो लाल रंग से देख रहे हैं गर्म रंग है। इसके बाद ठंडे रंग की बात करते हैं। नीला हरा और बैगनी रंग ठंडे रंग हैं, इनसे ठंडक की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से गर्म रंग और ठंडे रंग इनसे भी प्रश्न काफी बनता है। तो याद रखेंगे गर्म प्रमुख रूप से लाल और ठंडे में प्रमुख रूप से नीला और हरा, ये 2 रंग याद रखेंगे तो इनसे काफी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम उदासीन या तटस्थ रंग को जानेंगे। काला और सफेद, देखिए काला और सफेद रंग को उदासीन या तटस्थ रंग कहते हैं और इनका उपयोग किसी रंग को हल्का या गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। जब किसी रंग में काला रंग मिलाया जाता है तो वह रंग गहरा हो जाता है, और जब किसी रंग में सफेद रंग मिलाया जाता है तो वह रंग हल्का हो जाता है। जैसे देखें हरा में सफेद मिलाएंगे हल्का हरा हो जाएगा, हरा में काला मिलाएंगे तो गहरा काला हो जाएगा। तो इस प्रकार से काला और सफेद रंग किसी भी रंग को हल्का या गाढ़ा करने के लिए होते हैं। जब किसी रंग में काला रंग मिला देंगे तो गहरा हो जाएगा, और यदि सफेद रंग मिलाएंगे तो वो हल्का हो जाएगा। और काला और सफेद एक दूसरे के विरोधी रंग भी कहलाते हैं। तो ये प्रश्न भी
यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है कि काला का विरोधी रंग बताइए। तो काला का विरोधी रंग सफेद होगा, और सफेद का विरोधी पूछता है तो काला होगा। और एक प्रश्न बनता है तटस्थ रंगों की संख्या कितनी होती है। तो तटस्थ रंगों की संख्या देख रहे हैं काला और सफेद, अर्थात 2 मिल जाएगी। इसके बाद फिर यदि हम आगे देखें तो देख रहे हैं वैज्ञानिक रंग चक्र, ये अभी हमने पीछे इसका वर्णन किया। वैज्ञानिक रंग चक्र देख रहे हैं, वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार या रंग चक्र में पूछता है रंगों की संख्या, तो वैज्ञानिक रंग चक्र में रंगों की संख्या 6 होती है। तो देख रहे हैं डायग्राम में 6 रंग आपके, 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक। प्राथमिक में देख रहे हैं 3 रंग, लाल नीला पीला, और सेकेंडरी में 3 बैगनी हरा और नारंगी। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक रंग चक्र में कुल रंगों की संख्या 6 होती है। अब यहाँ पर देखिए हमने बताया कि एक दूसरे के जो सम्मुख कोण होंगे वो विरोधी होंगे। जैसे देख रहे हैं लाल का विरोधी हरा रंग, लाल के सम्मुख हरा है तो लाल का विरोधी हरा हुआ। फिर देख रहे हैं नीला का विरोधी नारंगी लिखा है, नीले के सम्मुख नारंगी है, इसलिए नीले का विरोधी नारंगी होगा। और पीले के सम्मुख बैगनी है, इसलिए पीला का विरोधी बैगनी रंग होगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं लाल और नीला मिलाने से बैगनी रंग का निर्माण हुआ है। लाल नीला मिलाएंगे तो बैगनी बन जाता है। फिर देख रहे हैं नीला और पीला को मिला देने से हरे रंग का निर्माण होता है, तो नीला प्लस पीला बराबर हरा बन जाता है। पीला प्लस लाल मिलाने से नारंगी बनता है। देख रहे हैं लाल और पीला मिलाने से नारंगी रंग बनता है। तो ये वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार। आप देखेंगे हम ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार, तो देख रहे हैं ओस्टवाल्ड रंग चक्र की अगर हम बात करें तो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कुल रंगों की संख्या 8 है, जिसमें कभी कभी पूछ लेता है ओस्टवाल्ड रंग चक्र के आधार पर मूल रंगों की संख्या बताइए। तो ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार मूल रंगों की संख्या 4 हो जाती है। अब इसमें लाल का विरोधी देख रहे हैं, एक दूसरे के जो सम्मुख हैं ये यहाँ पर विरोधी होंगे। तो लाल का विरोधी जैसे हरा देख रहे हैं, नीला का विरोधी पीला बनेगा, ये हमारा ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार होगा, ये ध्यान देंगे। नारंगी का विरोधी आसमानी होगा और बैगनी का विरोधी धानी होगा। जो एक दूसरे के अपोजिट हैं वो हमारे विरोधी रंग कहलाएंगे। तो ये ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार देख रहे हैं लाल का विरोधी हरा लिखा है, नीला का विरोधी देख रहे हैं नीला का विरोधी पीला है, बैगनी का विरोधी देख रहे हैं धानी है, और नारंगी का विरोधी आसमानी है। इस प्रकार से ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार देख रहे रंगों का क्रम याद रखना महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर हम एक दूसरे का विरोधी रंग जान पाते हैं। अब इसके बाद हम हल्की और गहरी पेंसिल की पहचान करना सीखेंगे कि कौन सी पेंसिल गहरी होगी और कौन सी पेंसिल हल्की होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये समझ लें एच लिखा है, एच का मतलब आप समझें हल्का या हल्की, और या जहां बी लिखा हो तो बी से तात्पर्य है गहरी। तो एच की संख्या जितना अधिक होती जाएगी, जैसे 1H 2H 3H 4H, तो एच की संख्या जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो पेंसिल में उतनी ही अधिक हल्की होती जाएगी। इसी प्रकार बी की संख्या जितनी अधिक होगी पेंसिल उतनी ही अधिक गहरी हो जाएगी। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं 9H सबसे हल्की पेंसिल है, और इससे कम देख रहे हैं 9H सबसे हल्की है, और इससे फिर और आगे बढ़ेंगे 8H 7H 6H 5H 4H 3H। कहने का मतलब है 8H और 9H में यदि तुलना किया जाए दोनों में कौन हल्की है, तो 8H और 9H में सबसे अधिक हल्की 9H मिलेगी। तो जिसमें H की संख्या अधिक होगी वो सबसे हल्की होगी। इसी प्रकार B में देख रहे हैं जिसमें B की संख्या अधिक होगी वो सबसे डार्क या गहरी पेंसिल होगी। तो देख रहे हैं जैसे 9B लिखा है तो ये सबसे अधिक गहरी है, इससे कम गहरी फिर 8B, फिर 7B, 6B। कहने का मतलब 4B और 8B में यदि तुलना करें, पूछे कि 4B और 8B में कौन अधिक गहरी है, तो देख रहे हैं 8B में संख्या 8 अधिक है, इसलिए 8B 4B की तुलना में अधिक गहरी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हल्की और गहरी पेंसिल की पहचान कर लेते हैं। देख रहे लिखा है H की संख्या जितनी ज्यादा पेंसिल उतनी ज्यादा हल्की, और B की संख्या जितनी ज्यादा पेंसिल उतनी ही गहरी होगी। इस प्रकार से हल्की और गहरी पेंसिल की हम पहचान करते हैं, और इसमें से रिलेटेड 1-2 प्रश्न निश्चित यूपी बोर्ड में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। अब इसके बाद
हम ब्रश संबंधी कुछ प्रश्नों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देख रहे हैं इसी प्रकार ब्रश में पतले और मोटे ब्रश की यदि हमको पहचान करना है, कैसे पहचान करेंगे ये समझेंगे। तो जितना नंबर छोटा उतना ब्रश पतला होगा और जितना नंबर बड़ा उतना ब्रश मोटा होगा। जैसे देख रहे हैं ब्रश में अगर हमको 0 से लेकर 9 तक के नंबर अंकित हैं तो 0 नंबर वाला ब्रश सबसे पतला होगा, इससे मोटा फिर 1 नंबर का होगा, इससे भी मोटा 2 नंबर का। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा ब्रश उतना ही मोटा होता जाएगा। तो 0 और 9 में यदि हम कंपेयर करें तो 0 नंबर का पतला होगा और 9 नंबर का सबसे मोटा होगा। तो 0 नंबर का सबसे अधिक पतला और 9 नंबर का सबसे अधिक मोटा होगा। तो किन्हीं भी 2 नंबर में तुलना करेंगे तो जो नंबर बड़ा होगा वो मोटा होगा और जो नंबर कम होगा वो उसकी तुलना में पतला होगा। इस प्रकार से पतले और मोटे ब्रश की पहचान करते हैं। अब हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आएंगे। आप देख रहे हैं लगातार हम सीधे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेने के पश्चात आपको अन्य कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। 100% प्रश्न आपको इन्हीं में से 20 प्रश्न मिल जाएंगे और 20/20 आसानी से MCQ में आप ला पाएंगे। तो देख रहे हैं जिसका पहला प्रश्न दिया है, इस पहले प्रश्न में क्या प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? प्राथमिक अथवा मुख्य रंग क्या कौन से हैं ये हमको बताना है। हम जानते हैं लाल, नीला, पीला ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं। विकल्प में देख लेंगे कहाँ लाल, नीला, पीला लिखा है। तो देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर लाल, नीला, पीला दिया है, इसलिए इस प्रश्न नंबर 1 का विकल्प डी सही है। ठीक है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? कभी कभी देख रहे हैं यहाँ पर 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं इतना पूछता है तब भी हमारा विकल्प डी सही होगा, और मुख्य रंग कौन कौन से हैं इतना पूछता है तब भी हमारा विकल्प नंबर डी सही होगा। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न में आते हैं। देख रहे दूसरा प्रश्न दिया है क्या नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? देख रहे हैं अभी आपने वैज्ञानिक रंग चार्ट में देखा कि नीला और पीला रंग मिलाने से हरे रंग का निर्माण होता है। नीला में आप पीला मिला देंगे तो हरे रंग का निर्माण होगा, तो इसका ऑप्शन भी सही है। इसके बाद तीसरे प्रश्न को यदि देखें, तीसरा प्रश्न है ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? देख रहे हैं अभी हमने ओस्टवाल्ड रंग चक्र का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में रंगों की संख्या 8 होती है, तो इसका विकल्प डी सही है। इसके बाद चौथे प्रश्न को देखें, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो देख रहे हैं अभी हमने उदासीन या तटस्थ रंग के बारे में पढ़ा, तो वहां पर हमने पढ़ा कि सफेद रंग का विरोधी रंग काला है या काला का विरोधी सफेद है। दोनों रूपों में प्रश्न आता है। तटस्थ रंग कौन कौन से हैं ये छांटने के लिए भी देता है, तो काला और सफेद ये तटस्थ रंग होते हैं, तो सफेद का विरोधी काला रंग है, तो इस प्रकार से इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद यदि हम 5वें प्रश्न को देखें, 5वें प्रश्न में देखने दिया है कला शब्द किस भाषा का है? तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष लगातार एग्जाम में आ रहा है और कई सारे सेटों में ये पूछा जाता है। तो याद रहे कला शब्द संस्कृत भाषा का है, तो इसमें विकल्प बी सही है। इसके बाद छठे प्रश्न को यदि देखें, छठा प्रश्न है क्या निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग हम जानते हैं बैगनी, हरा और नारंगी होते हैं, तो इनमें देख लेंगे। देख रहे हैं जैसा कि लाल देख रहे हैं, तो लाल तो हमारा प्राथमिक रंग है, नीला भी प्राथमिक रंग है, नारंगी हमारा द्वितीयक रंग है, तो इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद 7वें प्रश्न को यदि देखें, 7वें प्रश्न में दिया है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? हम जानते हैं इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7 होती है, इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। इसके बाद 8वें प्रश्न को यदि देखें, 8वें में कह रहा द्वितीयक रंग कितने होते हैं? देखिए अभी हमने पढ़ा प्राथमिक रंगों की संख्या 3, द्वितीयक रंगों की संख्या भी 3 और तृतीयक रंगों की संख्या 6 होती है। तो यहां पूछा है द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तो द्वितीयक रंग देख रहे 3, तो विकल्प नंबर डी सही है। इसके बाद
9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में दिया है कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो देखें, लाल में नीला मिलाने से अभी हमने वैज्ञानिक रंग चार्ट के माध्यम से समझा कि लाल रंग में यदि नीला रंग मिलाते हैं तो बैगनी रंग का निर्माण होता है। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वें में कह रहा है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। अभी हमने पढ़ा कि बी की संख्या जिसमें सबसे अधिक होगी वो पेंसिल सबसे अधिक गहरी होगी। देख रहे हैं 2B, HB, 2H, H। तो देख रहे हैं 2B विकल्प नंबर ए सही है। 2B नंबर की पेंसिल दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक गहरी होगी, तो विकल्प ए सही है। इसके बाद 11वां नंबर है। 11वें में कह रहा नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो नीला हरा हम जानते हैं ठंडे रंग हैं, तो नीला रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में दिया है कि निम्न में से कौन से तटस्थ रंग हैं। तटस्थ रंग में हमने पढ़ा काला और सफेद, ये तटस्थ रंग कहलाते हैं, तो इसमें भी देख रहे हैं विकल्प नंबर ए सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न यदि देखें, 13वें में दिया है कि निम्न में से सबसे महीन ब्रश कौन सा है। तो ब्रश में हमने बताया जितना नंबर छोटा होगा वो उतना ही महीन होगा, जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वो उतना ही मोटा होता जाएगा। तो देख रहे दिए गए विकल्प में सबसे कम नंबर 1 नंबर दिया है, तो इसलिए इस प्रश्न का विकल्प 1 सही है। 6 नंबर देख रहे हैं बड़ा है, मोटा होगा, और 4 भी बड़ा है, 1 की तुलना में 2 भी बड़ा है, तो इसका विकल्प बी 1 नंबर सही है। तो बच्चों, यदि चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे और आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। इसके बाद हम देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वें प्रश्न में भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। हम जानते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से बना है, जिसके कारण उसका नाम तिरंगा दिया जाता है। तो कह सकते हैं पहले विकल्प में एक वर्णीय अर्थात एक रंग का, गलत है। दूसरा है वर्णहीन अर्थात कोई रंग ही नहीं है, ये भी गलत है। बहुवर्णीय हम जानते हैं 3 रंगों से बना है, इसलिए इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में देखने दिया है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो देख रहे हैं पीला प्राथमिक रंग है, लाल भी प्राथमिक है, तो पीला और लाल वैज्ञानिक रंग चार्ट के अनुसार यदि देखें तो पीले में लाल रंग मिलाने से नारंगी रंग का निर्माण होता है, तो इसमें विकल्प ए सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न यदि देखें, 16वें प्रश्न में देखने दिया है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो तटस्थ रंग हमने पढ़ा काला और सफेद 2 होते हैं, तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न यदि देखें, 17वें में कह रहा एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है। देख रहे जैसा कि नाम है एकाकी रंग संगति, एकाकी रंग संगति में एक रंग का प्रयोग होता है, तो इसका विकल्प 1 सही है। विकल्प ए जिस पर 1 लिखा है ये सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है। 18वें में कह रहा बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो बिना ब्रश की सहायता से देख रहे जल रंग में ब्रश की आवश्यकता होती है, तो ये विकल्प हमारा गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा पेस्टल रंग। पेस्टल रंग में ब्रश की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न यदि देखें, 19वें प्रश्न में क्या निम्न में से कौन सी लयात्मक रेखा होती है। तो देख रहे हैं निम्न में से कौन सी कह रहा लयात्मक रेखा होती है। सरल रेखा, सरल रेखा में आप जानते हैं इसमें कोई गति और प्रवाह नहीं होता, तो ये लयात्मक रेखा नहीं होती है। ऊर्ध्व रेखा भी लयात्मक रेखा नहीं होगी। तो वक्र रेखा में गति और प्रवाह होता है, तो वक्र रेखा लयात्मक रेखा कहलाती है, तो इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद यदि हम 20वां प्रश्न देखें, 20वें में कह रहा मोनोक्रोम क्या है अथवा मोनो कलर योजना क्या है। तो ये भी यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मोनोक्रोम योजना एक रंग योजना है, तो इसका विकल्प बी सही है। जैसा कि मोनो से आप जानते हैं हमेशा एक के लिए लिखा जाता है, तो मोनोक्रोम एक रंग योजना है, तो विकल्प इसका बी सही है। इसके बाद 21वां प्रश्न यदि देखें,
21वें में तेरा प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक रंग हमने पढ़ा 3 प्रकार के होते हैं, लाल, नीला, पीला, 3 प्राथमिक रंग हैं, तो इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद एक 22वां प्रश्न यदि देखें, 22वें प्रश्न में दिया है कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए आपने देखा होगा ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं, तो विकल्प ए गलत है, बी भी गलत है। ट्रेसिंग पेपर द्वारा ये विकल्प सी सही है। इसके बाद 23वां प्रश्न है, 23वें में देखने दिया है कि चारकोल क्या है? चारकोल ग्रेफाइट है, तो इसका विकल्प ए सही है। लाल रंग गलत है, तेल रंग और इनमें से कोई नहीं, तो इसका विकल्प ए ग्रेफाइट सही है। इसके बाद 24वां प्रश्न है कि किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, तो किनारी डिजाइन का प्रयोग देखिए साड़ी की किनारी के लिए किया जाएगा, तो इसमें विकल्प बी सही है। इसके बाद 25वां प्रश्न यदि देखें, 25वें में कौन सा आकार के आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखें कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसमें यदि हम देखें वर्ग के अंतर देख रहे हैं आलेखन बनता है, तो ये उपयुक्त है। पूछ रहा उपयुक्त नहीं है। त्रिभुज में भी आलेखन बनाया जाता है, वृत्त के अंतर्गत भी बनता है। कभी आपने कोण के अंतर्गत आलेखन नहीं देखा होगा, तो इसका विकल्प डी सही है। तो बच्चों यदि आप अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि लाइक से ये होगा कि आगे आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और यदि चैनल पर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न का नोटिफिकेशन आपको तो मिलता रहे। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न 26वें में देखने दिया है कि कपड़े पर रंगाई हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? कपड़े पर रंगाई हेतु एक्रेलिक रंग का प्रयोग किया जाता है, इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 27वां प्रश्न यदि देखें, 27वें प्रश्न में दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प हम जानते हैं कमल है, विकल्प सी सही है। गुलाब नहीं है, चमेली नहीं है, गेंदा नहीं है, तो सही उत्तर है विकल्प सी कमल। इसके बाद 28वें प्रश्न को यदि देखें, 28वें प्रश्न में दिया है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो समांतर रेखा आप जानते हैं इस प्रकार से होती हैं, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में ना मिले समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो देख रहे हैं विकल्प ए में दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिल पाए, तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 29वां प्रश्न है कि क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? अभी आपने पढ़ा क्योंकि सरल रेखा में कोई गति और प्रवाह नहीं होता है, इसलिए सरल रेखा लयात्मक रेखा नहीं होती है, तो इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद 30वां प्रश्न यदि देखें, 30वें प्रश्न में दिया है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? आपने देखा एच की संख्या जिसमें सबसे अधिक होगी वही पेंसिल सबसे अधिक हल्की होगी। तो देख रहे हैं 2H, HB, 2B, 4B, यहाँ पर 2H दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा 2H। 2H द्वारा अंकित पेंसिल सबसे हल्की होगी। इसके बाद हम 31वें प्रश्न में देखते हैं। 31वें प्रश्न में दिया है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन? देखिए छत के केंद्र को अलंकृत करना है, तो इसके लिए केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होगा, इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 32वां प्रश्न यदि देखें, 32वें में कह रहा कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? इस प्रश्न में यदि देखें जल रंग का माध्यम जो है वो पारदर्शी होगा, तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 33वां प्रश्न है, 33वें में कह रहा ओस्टवाल्ड संबंधित है। तो देखें ओस्टवाल्ड संबंधित है क्योंकि आपने देखा ओस्टवाल्ड और रंग सिद्धांत पर कार्य किया है, इसलिए रंगों से संबंधित हैं, इनका विकल्प डी सही है। 34वें प्रश्न को यदि हम देखें कि रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मिलाएंगे ये रेखा बन जाती है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, इसका विकल्प डी सही है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है।
गणित की भाषा में तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला तो रेखाखंड होता है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर रेखा कहलाएगी। इसके बाद 35वें प्रश्न की यदि हम बात करें कि ना लाल में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो देख रहे हैं लाल में यदि आप सफेद मिला देंगे तो फिर गुलाबी रंग का, क्योंकि आपने पढ़ा कि सफेद या काला, सफेद मिलाएंगे हल्का होगा, काला मिलाएंगे डार्क होगा, तो लाल में सफेद मिला देने से गुलाबी रंग का निर्माण होता है, तो इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद 36वां प्रश्न है, 36 में दिया है इनमें से कह रहा कौन सा शीत रंग है अर्थात ठंडा रंग है। इनमें कौन सा शीत रंग है अर्थात ठंडा। ठंडा में हमने बताया नीला और हरा यदि ऑप्शन में मिल जाए तो फिर आपका वही विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं नीला विकल्प नंबर डी पर दिया है, तो नीला रंग शीत रंग है, विकल्प डी सही है। 37वां प्रश्न है, क्या हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। देख रहे हैं हरा रंग हो या नीला रंग है, ये दोनों नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालते हैं, तो इसमें विकल्प बी ठंडा सही है। इसके बाद 38वां प्रश्न है, 38वें में क्या निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। तो गर्म रंग आपने पढ़ा लाल, लाल रंग गर्म रंग होता है, तो विकल्प नंबर ए पर लाल दिया है, तो इस 38वें प्रश्न का विकल्प ए सही है। इसके बाद देखिए 39वां प्रश्न यदि देखें, 39वें में दिया है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं, तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 40वां प्रश्न है, 40वें में दिया है लाल और हरा रंग है। देखिए वैज्ञानिक रंग चार्ट में आपने पढ़ा कि लाल का विरोधी हरा रंग है, तो लाल और हरा, जैसे पहले विकल्प में उष्ण रंग अर्थात गर्म रंग की बात कह रहा, तो देख रहे लाल गर्म है हरा ठंडा है, तो ये विकल्प नहीं सही होगा। तटस्थ, तटस्थ जानते हैं काला सफेद होते हैं, लाल हरे की बात कर रहा। द्वितीयक रंग, तो लाल प्राथमिक है हरा द्वितीयक है, तो द्वितीयक दोनों नहीं है देख रहे हैं। तो विरोधी रंग विकल्प डी विरोधी रंग सही है, लाल का विरोधी हरा रंग है। इसके बाद 41वां प्रश्न यदि देखें, 41 में क्या हरा नारंगी तथा बैगनी, हरा नारंगी तथा बैगनी निम्न रंग के वर्गीकरण में कहां स्थित हैं। ठीक है प्राथमिक, तो प्राथमिक रंग तो नहीं हम जानते हैं, हरा नारंगी बैगनी द्वितीयक हैं, तो द्वितीयक इसका सही उत्तर होगा। ठंडे तटस्थ ये भी गलत हो जाएगा, तो ये द्वितीयक रंग हैं। इसके बाद हम 42वें प्रश्न को यदि देखें, 42वें में क्या सलेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो सलेटी रंग काला और सफेद को यदि आप मिला देंगे तो फिर इस सलेटी रंग का निर्माण होगा। काला और सफेद को यदि आप मिलाते हैं तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 43वां प्रश्न यदि हम देखें तो देख रहे हैं 43 नंबर में दिया है कि आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है। तो देख रहे हैं पहले विकल्प में रेटिना या दृष्टिपटल, तो ये सही नहीं है। प्यूपिल या पुतली ये भी सही नहीं है। तो ये शलाका एवं शंकु के द्वारा रंग का अनुभव होता है, तो इसमें विकल्प सी सही है। शंकु कोशिकाओं के द्वारा जो हमको रंग का अनुभव होता है, तो विकल्प सी सही है। इसके बाद 44 नंबर यदि देखें, 44 में कह रहा निम्न में से सबसे अधिक मोटा वृक्ष कौन सा है। हम जानते हैं कि जिस नंबर का वृक्ष सबसे अधिक होगा वही सबसे अधिक मोटा होगा, तो दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा नंबर 6 नंबर है, तो इस प्रकार से इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 45वां प्रश्न है, 45वें में कह रहा मुख्य रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रंग अभी हमने पढ़ा 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका विकल्प ए सही है। मुख्य रंग को ही प्राथमिक रंग के नाम से भी जानते हैं। 46 में है वर्ण का अर्थ क्या है। तो वर्ण का अर्थ जानते हैं, वर्ण माने रंग होता है, तो इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद 47 नंबर देखें, 47 में कह रहा सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है। तो सूर्योदय के समय देख रहे हैं लालिमा छाई रहती है, तो विकल्प डी लाल सही है। इसके बाद 48 नंबर देखें, 48 में कह रहा सूर्य के रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो देखते हैं 7 रंग पाए जाते हैं, विकल्प ए सही है। 49वां प्रश्न है,
49वीं में कह रहा फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो फर्श के मध्य भाग हेतु वृत्ताकार आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 50वां प्रश्न और ये इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। तो देखते दिया है कि चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है। चित्र में गहरा रंग विशेष करके उसके घनत्व को दर्शाने के लिए होता है। तो इसका विकल्प ए सही है। तो इस प्रकार से यदि आप इन 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो नहीं लगता कि अन्य किसी प्रश्न को आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। और हमने इनका लगभग कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करवा दिया है और कॉन्सेप्ट की सहायता से यदि आप तैयार करेंगे तो बड़ी आसानी से तैयार हो जाएंगे और कोई गलती भी नहीं होगी। तो बच्चों, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों तक शेयर भी अवश्य कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।